हेलो एवरीवन। आइए आज के क्वेश्चन के साथ हम कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि विषाणु में क्या होता है या विषाणु किसके बने होते हैं। विषाणु मतलब वायरस, तो इसका जैसे नाम है विषाणु, तो इसके नाम में ही देखिए कि ऐसा मटेरियल जो विष और अणु से मिलके बना हुआ है। अब विष तो सब समझते हैं जो जीवों के लिए हार्मफुल हो, लेकिन अणु ऐसा विष जिसमें कुछ अणुएं मिले हुए हैं। तो अब कौन सा ऐसा अणु मिल जाता है जिसकी वजह से ये विष बन जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। जितने ऑप्शन हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किसी भी क्वेश्चन का उसका ऑप्शन ही उसको डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड भी एक अणु है, प्रोटीन भी एक अणु है, प्रोटीन और लिपिड भी अणु है, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड भी, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी वायरसेस हैं या विषाणु हैं, इसमें दो ही अणु मिले होते हैं और उन अणुओं के मिलने से ये विष बन जाता है। तो एक है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और विषाणु को ऐसा कहा गया है कि ये जीव और अजीव के बीच की कड़ी है। मतलब इसमें इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है कि जब ये जीव के अंदर आता है तो जीव की तरह बिहेव करने लगता है, जब जीव से बाहर जाता है तो अजीव की तरह उसका बिहेवियर है। जीव के अजीव हो जाता है, उसको किसी तरह की जीव की जो विशेषताएं हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चार ऑप्शन में यही दो अणु है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, जिसकी वजह से ये विष बनता है। और विष किस लिए बन जाता है कि ये अणु जाके किसी भी जीव के अणु के साथ ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग में उस अणु के अणुओं को विष में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओरिजिनली विषाणु बने किसके होते हैं। जैसे इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन हमारे शरीर से फिर दूसरे चीज़ों में कैसे ये समन्वय स्थापित करते हैं और कैसे ये विष बन जाते हैं। इसी सब सवालों को आइए देखते हैं जो विषाणु से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कि जितने भी जीव हैं, अब सभी जीव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और सभी कोशिका से ही बने होते हैं। अब कोशिका के कुछ कंपोनेंट हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यही तीन मेन कंपोनेंट हैं। तो जितने जीव हैं सब इसी से बने होते हैं। अब विषाणु एक ऐसा एक्सेप्शन है जो जीव और अजीव के बीच की कड़ी है, जीव की तरह भी बिहेव करता है और अजीव की तरह। तो एक सभी जीवों में कोशिका पाई जाती है, लेकिन विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती। ये किस चीज़ के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, आइए समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो जैसे कोई कोशिका है, सपोज दैट ये कोशिका है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, और इसके बीच में एक लिक्विड है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म।
सभी जीवों में ये सेल पाई जाती है, वायरस को छोड़ के। न्यूक्लियस भी लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, या सभी सेल में पाया जाता है, आप कह सकते हैं। ये सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी जीवों में सेल पाई जाती है। और सेल के 3 कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस लगभग सभी सेल में पाए जाते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं, एक्सेप्शन है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। जैसे मनुष्य की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन और लिपिड है, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था। ये प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। साइटोप्लाज्म में वाटर रहता है। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस में मटेरियल पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर, उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, आप पूरे सेल की बात नहीं है, न्यूक्लियस में मटेरियल पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लिक एसिड कैसे बना होता है, क्योंकि अगर आप वायरस को जानना चाहते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से ही वायरस बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। और न्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, जो कभी सेल डिवाइड होती है तो सेल का सारा इंफॉर्मेशन इस मटेरियल में स्टोर रहता है, और एक सेल से दूसरे सेल में वो मटेरियल को ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? सारा मैसेजेज। किस चीज़ का मैसेज? कि वो सेल किस तरह से फंक्शन करेगी, सेल का कैरेक्टर क्या है, सेल की क्वालिटी क्या है, ये सारा मैसेज स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो एक तरह से जेनेटिक मटेरियल उसी कहते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सके। तो न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल भी है। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, आप जानते ही हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए आरएनए के बारे में सब लोग जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यह है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के हैं, डीएनए और आरएनए। वायरस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वायरस आइदर या तो वो डीएनए का बना होता है या फिर आरएनए का, या तो डीएनए का बना हुआ या फिर आरएनए का। अब मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो एनिमल पे पैरासाइट हैं, मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो एनिमल पे पैरासाइट हैं वो डीएनए के बने होते हैं, और जो प्लांट पे पैरासाइट है वो आरएनए के बने होते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन कोरोना वायरस जो है आरएनए है, एड्स वायरस भी आरएनए है, पोलियो वायरस भी आरएनए है, जो एनिमल पे पैरासाइट है। एक्सेप्शन भी है इसका, लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो एनिमल पे पैरासाइट हैं वो डीएनए के बने हुए हैं, और जो प्लांट पे हैं वो आरएनए के। तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें प्रोटीन भी मिला हुआ है, और ये दोनों मिलके विषाणु बनाते हैं। अगर वो विषाणु इस डीएनए के साथ आके मिल गया तो ये पूरे सेल को डैमेज कर देता है। अब कोई भी विष का फंक्शन यही है कि वो किसी अच्छे से काम करते हुए संरचना को डिस्टर्ब कर दे, तो उसे कहते हैं विषाणु। तो उसी तरह अगर विषाणु का जो मटेरियल है इस डीएनए में मिल गया, अब कोई भी वायरस जब अटैक करता है किसी भी सेल पे, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या उस जीव पे, तो वो डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस के डीएनए में मिक्स हो जाता है। और डीएनए में मिक्स हो जाने की वजह से उसका सारा मैसेजेज जो स्टोरेशन और काम करने के तरीके वो बदल जाते हैं, क्योंकि कोई दूसरा आके उसमें अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए आपका कंप्यूटर की भाषा में कि डीएनए सीपीयू है। अब सीपीयू में जैसे बग घुस जाता है
कोई वायरस घुस जाता है, इसीलिए वायरस कहते हैं कि कंप्यूटर वायरस आ गया। तो वायरस घुस जाता है तो वो पूरे CPU को चेंज कर देता है, आपको दूसरा चीज़ दिखने लगेगा मॉनिटर पे। उसी तरह जब विषाणु इसमें इंटर कर जाता है और इस पूरे मैसेज को डिस्टर्ब कर देता है, और मैसेज डिस्टर्ब होने से वहाँ पे दूसरा चीज़ जाने लगता है, और ये सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। सेल जिस तरह से उसको काम करना है उस तरह से काम नहीं करती है, और पूरा जो एनिमल है वो सही से काम नहीं कर पाता है, उसकी फंक्शनरीज अफेक्ट होती हैं। तो डीएनए भी एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब डीएनए बना होता है एक राइबोज शुगर है और एक बेस है और एक है फास्फोरिक एसिड। इन तीनों चीज से मिला होता है, बना होता है डीएनए। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि विषाणु बने होते हैं कुछ अणुओं से मिलके, क्योंकि राइबोज शुगर जैसे शुगर का फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, उसी तरह राइबोज का इसमें ऐसा शुगर है जिसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो इस राइबोज में 5 कार्बन है, C6H10 और ऐसे O6 ऐसे है। इसमें राइबोज में अगर डीएनए में है तो वो 5 है, इसमें O6 है, तो इसी की वजह से वो डीऑक्सी और ये राइबोज और ये डीऑक्सी है। तो ये ऐसा शुगर है जिसमें 5 कार्बन, तो शुगर है तो मॉलिक्यूल्स हो गया, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरह से अटैच्ड हैं कि एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, और उस फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो कुछ दूसरे आके उसमें मिल जाते हैं। तो ये हो गया कि विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अब इसमें हिस्टोन, ये तीनों को जोड़ने का काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलके किसका निर्माण करते हैं? जीवाणु का, जो एक आपके डीएनए के साथ मिल जाए तो पूरी फंक्शन को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हो गया आपका विषाणु से संबंधित क्वेश्चन। सॉरी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु का निर्माण करते हैं, वायरस का निर्माण करते हैं, और ये किसी दूसरे आपके वायरस से मिल जाए, वायरस आपके डीएनए से मिल जाए तो ये पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आगे क्वेश्चन है कि BOD इसका सूचक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि BOD होता क्या है। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये ऑक्सीजन डिमांड कहाँ होती है? तो अगर आप जानते होंगे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण को पार्टिकल पर मिलियन में उसको मेजर करते हैं, मापते हैं। उसी तरह ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो डेसिबल या डेसिबल मात्रक है ध्वनि प्रदूषण का। तो डेसिबल में अगर ध्वनि ज़्यादा होती है तो डेसिबल को यूज करके आप बता सकते हैं कि कितने डेसिबल होती है। उसी तरह जल प्रदूषण को मेजर करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज करते हैं। अब ये क्या है? तो जब भी कभी जल का सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते ही हैं,
अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, जो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं। फूड ब्रेक होता है यूजुअली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही। 99% फूड जो जीव ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं। बैक्टीरिया भी जिस वाटर सैंपल में लेते हैं उसमें फूड को ब्रेक करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब ये वो शो हो रहा है कि उस वाटर डिपॉजिट में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं। अगर कम ऑक्सीजन फूड ब्रेक हो रहा है, कम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो उस वाटर डिपॉजिट में कम बैक्टीरिया है। तो किसी भी वाटर में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है तो वो कहा जाता है कि वो वाटर कम प्रदूषित है। अगर ज़्यादा है ऑक्सीजन तो वो ज़्यादा प्रदूषित है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है वहाँ पे, तो प्रदूषण ज़्यादा है। ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो प्रदूषण कम है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और है ध्वनि प्रदूषण, तीनों प्रदूषण को मापने के लिए अलग अलग इंडिकेटर बने हुए हैं। तो जैसे डेसिबल है तो वो ध्वनि प्रदूषण के लिए बना हुआ है, उसी तरह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जल प्रदूषण का एक सूचक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर उसका प्रदूषण मेजर करना है तो उसको इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें उपस्थित जीवों के ऑक्सीजन का डिमांड कितना है। अगर ज़्यादा जीव हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, अगर कम जीव हैं तो डिमांड कम है। अगर ज़्यादा जीव हैं तो डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसमें प्रदूषण ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक जल प्रदूषण का सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाटर डिपॉजिट में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसमें रहने वाले जीवों के द्वारा, तब ऐसा माना जाता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीव हैं और ये सूक्ष्म जीव उसमें उपस्थित प्रदूषण या फिर उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व अगर ज़्यादा किसी वाटर डिपॉजिट में ज़्यादा अवेलेबल है तो मतलब उसमें प्रदूषण ज़्यादा है, क्योंकि पोषक तत्व के ज़्यादा उपस्थित होने से ही उसमें दूसरे जंतु या जीव या सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मापन से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी वाटर का कितना प्रदूषण है, किसी भी वाटर डिपॉजिट या पारिस्थितिकी तंत्र का कितना प्रदूषण इसमें है। तो ये एक सूचक के तौर पे यूज होता है कहीं पे भी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल से रिलेटेड है कि संसद की अस्थायी सदन कौन सी है। तो पहले ये जानते हैं कि संसद कितने भाग से मिलके बनी हुई है। अब संसद पार्लियामेंट तो एक भारत में है, बहुत सारे जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाके लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो संसद जो पार्लियामेंट है ये 3 इसके कंपोनेंट हैं, जो 3 कंपोनेंट से बने हुए हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
ये तीनों मिलके संसद बनाते हैं। अब संसद का काम है कि कानून बनाना, देश के लिए जो भी कानून ज़रूरत है उसको बनाना। तो ये कानून कोई भी, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं किसी भी प्रपोजल पे, बिल पे, तभी कानून बनता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों इस संसद के पार्ट हैं। अब इसकी तीनों की अलग अलग विशेषता है। लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि जाता है वो डायरेक्ट चुन के जाता है, डायरेक्ट जनता से चुन के जाता है। तो इसका कार्यकाल है 5 ईयर, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और 5 साल में हमेशा एक ही बार में चुनाव होता है और वहाँ पे जो भी उसको प्रेजेंट करना है, कानून बनाने में सहायता करना है, वहाँ पे उपस्थित रहता है। एवरी 5 ईयर पूरी लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। इसमें डिजॉल्व का भी एक अलग अलग प्रोसीजर है। ये एक बार में पूरी लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। 545 सीट है, 545 है इस तरह से भारत की लोकसभा में, लेकिन 543 पे चुनाव होता है। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, जो ऐसे लोग जो एंग्लो इंडियन हो, जिसके एंसिस्टर या उसके पूर्वज यहाँ भारत में अंग्रेज हों, उनको राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन जो उसकी मनोनीत करने का जो बेस है वो अलग अलग है। 12 लोगों को कौन किसको मनोनीत कर सकता है? तो जो आर्ट से रिलेटेड हों, खेल से हों, जो साहित्य से हों, ऐसे लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, जिसका रिप्रेजेंटेशन कम हो, उसको लोकसभा में 545, 543 डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो एक संसद की अस्थाई सदन है, इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, जनता इसको नहीं चुनती। अब कौन चुनता है? तो इसको इलेक्टेड, अब इलेक्टेड इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत इलेक्टेड जो पीपल रिप्रेजेंटेशन है, वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड उसमें राज्य के विधानसभा के सदस्यों को जो इलेक्टेड हो। अब विधानसभा में 5 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद भी है। इसमें 2 सदन है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई सदन का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं, कुछ चुने हुए लोग इसको चुनते हैं। अब उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्य असेंबलीज, अब इलेक्टेड मेंबर जो डायरेक्ट जनता से चुने हुए हैं, वो राज्य असेंबली के वहाँ से ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और एवरी ईयर 2/3 रिटायर हो जाते हैं, फिर वो साइकिल चलता रहता है। ये कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता। और इसका कार्यकाल 6 साल है। 6 साल में हमेशा 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं, फिर उसमें नए जुड़ते जाते हैं। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, हमेशा उसमें मेंबर रहते ही रहते हैं। अब कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो अगर लोकसभा डिजॉल्व है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में राज्यसभा के मेंबर द्वारा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, देश में इस तरह की सिचुएशन आ गई तो उसको डील करने के लिए राज्यसभा के मेंबर से कुछ चीज़ें संपादित कराई जाती हैं। तो इसीलिए इसको अस्थाई सदन रखा गया है। और राष्ट्रपति तो 5 साल पे हमेशा चेंज होते रहते हैं, और राष्ट्रपति एक औपचारिक रखा गया है कि वो दोनों सदनों के ऊपर है और वो दोनों सदनों के एक गार्जियन की तरह से काम करेंगे। तो ये संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और तीनों मिल के काम करते हैं देश को
कानून बनाने में। कुछ इसमें डायरेक्ट जनता से इलेक्ट होते हैं, कुछ जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों से इलेक्ट होते हैं, और राष्ट्रपति भी जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के द्वारा ही इलेक्ट होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि लोकसभा एक डायरेक्ट जनता द्वारा इलेक्ट होते हैं, ये दोनों इलेक्टोरल चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं ये चुने जाते हैं। तो राज्यसभा और राष्ट्रपति आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक अस्थायी पद है जिसमें डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व नहीं है। तो लोकसभा के सदस्यों में डायरेक्ट जनता इन्वॉल्व है। तो ये हो गया पॉलिटिक्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर इलेक्टेड हैं, कितने मनोनीत हैं, लोकसभा में कितने मनोनीत हैं। तो ये इस पर आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में 2 हैं, लोकसभा में 12 हैं, लोकसभा में 2 हैं। तो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि सागर तली पे पाए जाने वाले जीवों को, अब सागर तली पे पर पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो जो भी जीव है, वो पौधा हो या जंतु हो, तो कोई भी जीव जहाँ पे पाए जाते हैं उस पाए जाने वाले स्थान के विशेषता से उसको डिवाइड किया गया है। अब विशेषता किसकी है? पाए जाने वाले जगह की विशेषता है। पाए जाने वाले जगह की विशेषता की वजह से ही किसी जीव को जाना जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो पानी में जितने जीव रहते हैं उस पानी की क्या विशेषता है, उस विशेषता के अनुसार जीवों को डिवाइड किया गया है। तो अगर पानी को डिवाइड किया जाए पूरे अर्थ पे, तो 2 भागों में पानी को डिवाइड किया गया है। एक तो फ्रेश वाटर और एक है मेराइन सी वाटर। जो फ्रेश वाटर झील, तालाब, नदियाँ ये सब आती हैं। तो फ्रेश वाटर में जो जीव पाए जाते हैं, अब फ्रेश वाटर 2 तरह के होते हैं। फ्रेश वाटर को अगर देखेंगे तो एक फ्लोटिंग और दूसरा स्थिर है। एक नदी बह रही है, तालाब का जल स्थिर है। तो पूरे फ्रेश वाटर में 2 तरह के चीज़ें हैं, एक रनिंग वाटर, चलता हुआ वाटर, और एक स्थिर वाटर। तो फ्लोटिंग वाटर में जो भी जीव पाए जाते हैं उनको कहते हैं फ्लोटिंग वाटर में उनको कहते हैं लोटिक। उनको कहते हैं लोटिक, जो फ्रेश वाटर में है और रनिंग में है, जैसे नदी में पाए जाने, झरने में पाए जाने वाले, तो इसे लोटिक बोलेंगे। और जो स्थिर में पाए जाएंगे इसे लेंटिक। तो फ्लोटिंग, लोटिक ये थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर में जो फ्लोटिंग है वो लोटिक है,
स्थिर है, लेंटिक स्थिर में लेट गया है और रनिंग में फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्रेश का हो गया। अब हम लोग फ्रेश में दो ही तरीके हैं, रनिंग और स्थिर। तो स्थिर में लेट गया और फ्लोटिंग में फ्लोट कर रहा है, तो ये हो गया फ्रेश वाटर का। अब देखते हैं हम लोग मेराइन का क्या। मेराइन मतलब सी वाटर, साल्ट वाटर। तो साल्ट वाटर में तीन तरह के हैं। एक तो है कि जो किनारों के नज़दीक रहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको वाटर सरफेस, सरफेस पे जो रहते हैं, सरफेस पे जो रहते हैं उसे कहते हैं पेलजिक। जो सरफेस पे रहते हैं, जो उसके स्थल के करीब हैं, जहाँ समुद्र शुरू होता है और स्थल मिलता है, उनके पेलेजिक कहते हैं। और उसके बाद जो नीचे रहते हैं बॉटम में, बॉटम में दो तरह के हो गए। एक तो हो गया कि जैसे ये आप समुद्र समझ लीजिए, जो यहाँ रहते हैं वो, अब जो नीचे रहते हैं, नीचे कुछ रन करते रहते हैं, कुछ ये बॉटम हो गया। तो बॉटम पे जो स्थिर है उसे कहते हैं बेंथिक। बॉटम मतलब बेंथिक, जो स्थिर है, और जो इस पे रन करते रहते हैं धारा के साथ, उसे कहते हैं लेंथिक। तो दो तरह के, लेंथिक और बेंथिक। तो सबसे बॉटम में पाए जाने वाले उसे कहते हैं बेंथिक। जो वाटर समुद्र का है और सबसे तली में, सबसे नीचे पाए जाने वाले जीव हैं, उसे कहते हैं बेंथिक। और उसके ऊपर लेंटिक और सबसे ऊपर पेलेजिक। तो सी वाटर में तीन तरह के जीव हो गए जो जहाँ पे पाए जाते हैं, एक पेलेजिक, लेंथिक और बेंथिक। तो ये हो गया फ्रेश वाटर में। कभी टेरेस्ट्रियल जो जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, लैंड पे, स्थल पे पाए जाने वाले जीवों को भी डिवाइड किया गया है। ये हो गया वाटर में पाए जाने वाले जीवों को, जो जिस वाटर क्वालिटी पे पाया जाता है उसके अनुसार इसका नाम दिया गया है। वैसे ही स्थल पे पाए जाने वाले जीवों को भी डिवाइड किया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन हिट करेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अब हो गया ये हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है। एक क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है। फाइनली डायरेक्ट क्वेश्चन है। हिस्टोलॉजी अगर आप जानते हैं, बहुत लोग सोचते होंगे कि हिस्टोलॉजी मतलब हिस्ट्री से संबंध है इसका, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड है। अब ऐसा कहा गया है कि इसमें दिया गया है ऑप्शन, वायरस, ऊतक, कोशिका, जीव द्रव्य। वायरस, ऊतक, कोशिका, जीव द्रव्य। तो वायरस को तो वायरोलॉजी बोलते हैं, ऊतक को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, कोशिका को साइटोलॉजी हो गया, और जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जब भी आप देखें तो हिस्टोलॉजी को ऊतक से संबंधित स्टडी है, उस स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। वायरस को वायरोलॉजी, और कोशिका से और इससे हिस्टोलॉजी से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो कोशिका को सेल और सेल से साइटोलॉजी बोलते हैं। ऊतक को टिश्यू है लेकिन टिश्यूलॉजी नहीं बोलते, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये कि हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतक को, ऊतक से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू।